सच्ची घटनाओं पर आधारित। हमारे समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम है। यह कहा जाता है कि आंकड़ों से महिलाएं गायब हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितनी महिलाएं गायब हैं? 3.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं गायब हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 3.5 करोड़ कितना होता है? यह लगभग दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को मिलाकर बनते हैं। आपके विचार में यह हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या आप सोचते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है? हां, यह एक गंभीर मुद्दा है। महिलाएं हमारे समाज से गायब हैं क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। ये एक नन्ही सी बच्ची थी, उसे पैदा ही नहीं होने दिया गया, इसीलिए वह गायब है। ये एक युवती थी, उसे अपने भाई की अपेक्षा कम दिया गया। कम खाना, स्वास्थ्य पर कम ध्यान, कम शिक्षा, कम प्यार, इसीलिए वह गायब है। ये लड़की को एक बोझ समझा गया और एक दूल्हे को बेच दिया गया और अब ये भी गायब है। ये एक किशोरी है, उसकी जल्दी शादी हो गई। पूरी तरह से इसके लिए तैयार होने से पहले ही वो मां बन गई। अब वो भी गायब है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चित्र में दिखाई गई अन्य महिलाएं क्यों गायब हैं? प्रत्येक गायब महिला पर सैकड़ों, हजारों महिलाएं चुपचाप जुल्म सह रही है। वे समाज में पूरी तरह अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज संपत्ति खो रहा है, क्योंकि देश की संपत्ति में महिलाओं का 2/3 योगदान है। यह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है और न सिर्फ उन महिलाओं की बात है जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये मानव जाति का नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी प्रगति और जीवन धारा को खतरा है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे ही है, ये सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं, ये बदल नहीं सकती, नामुमकिन है। कुछ अन्य लोग कहते हैं मैं नहीं समझ पाया, ये हालात बदलने चाहिए, ये मुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? आप जो भी कहिए, समाज बदल रहा है और हम सब उसके साथ बदल रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर या दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों उलझूं, या हम चाहें भी तो इन हालात को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, चित्र में दिखाए गए लोग किस तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? ये कुछ कहानियां हैं, आपके और हमारे जैसे लोगों की कहानियां, जो वास्तविक लोगों के जीवन पर आधारित है। शायद हम इनसे समझ पाएं कि हमारे स्तर पर क्या किया जा सकता है और यह समाज के लिए कैसे लाभदायक होगा। 22 वर्षीय मीनू अपनी मां और बड़े भाई राजा के साथ रहती थी। उसे अपना रेडियो अनाउंसर का काम बहुत पसंद था और उससे वो अच्छे पैसे भी कमा लेती थी। और आपकी बातें तो जारी रहेगी। अभी आप एक और गाना सुन लीजिए। पर राजा को उसके काम से नफरत थी। उसे मीनू के काम पर आने जाने का समय पसंद नहीं था और यह भी पसंद नहीं था कि मीनू के कमाई और खर्च के तरीके पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। राजा को लगता था कि वो परिवार को बेइज्जत कर रही है। वह चाहता था कि जब तक मीनू की शादी होती है वह घर पर ही रहे। वह उसे घर से जाने से रोकता था और अक्सर डांट फटकार से उसे नीचा दिखाता था।
मीनू के बार बार काम पर न आने से आकाशवाणी की अधिकारी चिंतित होने लगी। जल्द ही उन्होंने इस बात का पता लगाया कि मीनू के घर पर क्या चल रहा है। मीनू के हुनर की सराहना करते हुए वे मीनू की मदद करना चाहती थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें दखल देना चाहिए। आखिर यह मीनू का पारिवारिक मामला था। आप क्या सोचते हैं? मीनू की उच्च अधिकारी क्या कर सकती है? मीनू की उच्च अधिकारी ने निर्णय लिया कि वह दखल देगी। उन्होंने मीनू को अपने परिवार को दफ्तर लाने को कहा और अपने काम के बारे में बताने की सलाह दी। कुछ हिचकिचाहट के बाद मीनू के परिवार ने ऑफिस आने को मान लिया। उन्हें इससे हैरानी हुई कि मीनू का ऑफिस में कितना सम्मान है और उसके काम का कितना महत्व है। राजा का मीनू को देखने का नजरिया ही बदल गया। मीनू की अधिकारी की कोशिश से किसे लाभ हुआ? घरेलू हिंसा एक निजी मामला नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जेंडर गैर बराबरी एक सामाजिक समस्या है। ये हमारे समाज में हर जाति, हर तबके, हर धर्म, हर शैक्षिक और भौगोलिक परिवेश में प्रचलित है। क्योंकि भारत की कुल महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएं रोजाना अपने ही घरों में हिंसा की शिकार होती हैं। क्योंकि आमतौर पर परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर महिलाओं के काम के चुनाव और उनके बाहर आने जाने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया जाता है। क्योंकि घरेलू हिंसा की वजह से महिलाएं गायब हैं। सीमा का पति मुन्ना आमतौर पर एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, पर सीमा के सामुदायिक बैठकों में जाने से उसे नफरत थी। एक दिन जब वह काम से लौटा तो उसे पता लगा कि सीमा एक और मीटिंग में गई है। कहां गई थी मैं पूछ रहा हूं। तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब सीमा लौटकर आई तो उसने उसे डांटा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सार्वजनिक बैठक में गई और पुरुषों के साथ बातें की। सीमा को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, जिसके लिए उसे हिंसा का सामना करना ही पड़ेगा। सीमा के पड़ोसी पप्पू ने मुन्ना की ऊंची आवाज सुनी तो वो समझ गया कि इसके पीछे क्या कारण है। उसे लगा जो भी कारण हो, हिंसा किसी भी हालत में नहीं सहनी चाहिए। सीमा अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही थी? आप क्या सोचते हैं? पप्पू क्या कर सकते हैं? पप्पू ने निर्णय लिया कि वह मुन्ना को एक मीटिंग में जाने के लिए राजी करे। पप्पू, क्या हाल है भाई? तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि सीमा ने हमारे समुदाय के लिए कितना अच्छा काम किया है। हमें आभारी होना चाहिए कि सीमा के प्रयास के कारण ही पंचायत ने स्कूल शौचालयों की मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाई। मुन्ना को यह सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
तो उन्होंने सोचा कि एक बार बैठक में जाकर ही सब पता लगाए। पर वहां जाकर वह सीमा के काम के प्रति समुदाय के सहयोग को देखकर हैरान भी हुआ और थोड़ा खुश भी। उसे अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। पप्पू की पहल से किन सबको फायदा हुआ? घरेलू हिंसा किसी भी हालत में मान्य नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हिंसा का अर्थ है गैर बराबरी। सीमा और उनके पति के समान मानव अधिकार हैं और दोनों को बराबर के ही अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि सीमा और उनके पति के जो भी द्वंद्व रहे हों, वे हिंसा के बिना ही सुलझाए जा सकते थे। क्योंकि घरेलू हिंसा की वजह से ही महिलाएं गायब हैं। दीपू और अन्नू एक विवाहित दंपति थे और उनके बच्चे भी थे। एक दिन अन्नू को एक पुरानी और प्रिय मित्र का फोन आया जो शहर में आई हुई थी। अन्नू बहुत खुश हुई और उसका बहुत मन हुआ कि वह सारा दिन अपने मित्र के साथ बिताए। पर दीपू ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। उसने अन्नू से कहा कि वह रास्ते में खो सकती है या परेशान हो सकती है और कहा कि घर और बच्चों की देखभाल करना एक मित्र से मिलने से ज्यादा जरूरी है। अन्नू को लगा कि उसने तो दीपू से इजाजत नहीं मांगी। दीपू के जैसे ही उसे भी एक बड़े की तरह निर्णय लेने का अधिकार है। पर दीपू को लगता था कि उसे मालूम है कि अन्नू के लिए क्या सही है और क्या गलत। दीपू की मां को अपने बेटे की बात सुनाई दे गई और उन्हें लगा कि वह स्वार्थी हो रहा है। उन्हें लगा कि दीपू इस बात को नहीं समझता कि अन्नू रोजाना कपड़े धोने, सफाई करने, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने में कितनी मेहनत करती है। क्या दीपू की सोच जायज है? दीपू की मां इस परिस्थिति में क्या कर सकती है? दीपू की मां ने अपने बेटे को आपसी बातचीत के लिए अलग से बुलाया। उन्होंने उसे धीरे धीरे समझाया कि अन्नू को भी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना कि उसे। फिर उन्होंने अन्नू को कहा कि वे चिंता ना करे। दीपू और वे स्वयं बच्चों और घर की देखभाल कर लेंगी जब वे अपने मित्र को मिलने जाएगी। अन्नू खुश हो गई। दीपू को अन्नू की खुशी से क्या हासिल हुआ? दीपू को अन्नू को अपने बराबर की इज्जत देनी चाहिए और उस पर उसे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि बराबरी का मतलब है एक दूसरे को महत्व देना और दूसरे के अधिकारों को आदर देना। क्योंकि बराबरी रिश्तों में प्यार और मजबूती लाती है। क्योंकि जब बराबरी होती है तो समाज में ज्यादा खुशहाली और शांति होती है। क्योंकि जब समाज में बराबरी होती है तो महिलाएं गायब नहीं होती हैं। 55 वर्षीय सुंदरलाल एक भद्र पुरुष थे। उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को एक जैसी अच्छी शिक्षा दी। जब सुंदरलाल की बेटी ने काम करने की इच्छा जाहिर की
तो उन्होंने गर्व के साथ उसे सहयोग दिया। पर जब उनके बेटे की शादी हुई तो सुंदरलाल चाहते थे कि उनकी बहू परंपराओं में बंधी रहे। जब बहू ने काम करने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि बहू का फर्ज बनता है कि वे परिवार के मान मर्यादा को बनाए रखे। सुंदरलाल का बेटा, बेटी और पत्नी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे। वे सब असमंजस में थे कि अपने पिता के निर्णय को चुनौती दें या नहीं। हम अपने बेटियों और बहुओं के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाते हैं? सुंदरलाल के परिवार के सदस्य इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? सुंदरलाल के बेटे ने तय किया कि उसे अपने पिता के निर्णय को चुनौती देनी होगी। जिंदगी में पहली बार लाल परिवार अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक साथ बैठा। सुंदरलाल की पत्नी ने कहा कि उनकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा अफसोस रहा है कि वह छोटी उम्र में ही मां बन गई और उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिला। उनकी बेटी ने बताया कि वह कितना आत्मविश्वास और स्वतंत्र महसूस करती है और किस तरह से काम करने से उसने अपनी एक पहचान बनाई है। उनके पुत्र ने कहा कि वे वास्तव में चाहते थे कि उनकी पत्नी खुश रहे। सुंदरलाल सोचने लगे कि क्या उन्होंने गलती की है? आप क्या सोचते हैं? सुंदरलाल को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सुंदरलाल को समझना चाहिए कि बेटियों और बहुओं के लिए अलग अलग मापदंड रखना सही नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एक परिवार की बेटी ही दूसरे परिवार की बहू है। क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग मापदंड का मतलब है गैर बराबरी। क्योंकि बहुओं के प्रति भेदभाव के कारण से भी महिलाएं गायब होती हैं। इसमें ली गई कहानियां मुमकिन है अभियान के चेंज मेकर्स के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। चेंज मेकर्स साधारण लोग हैं जो अब समझने लगे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मुद्दा है। बदलाव की आवश्यकता है और ये मुमकिन है। और बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन छोटे छोटे निजी प्रयासों से ही शुरू होते हैं। इस समय 10 लाख चेंज मेकर्स इस मुमकिन है अभियान से जुड़े हुए हैं। कल्पना करें कि आपके समाज का क्या स्वरूप होगा यदि आप अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों, दुकानदारों, धार्मिक नेताओं को चेंज मेकर्स बनने के लिए प्रेरित कर सकें। यदि आप चेंज मेकर बनना चाहते हैं तो आपको यह शपथ लेनी होगी, मैं कभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना सहूंगा और ना ही करूंगा। मैं कम से कम 10 लोगों तक यह संदेश पहुंचाऊंगा। चेंज मेकर बनकर आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे समाज में समानता और सुख फैल सके। आपको क्या लगता है? क्या यह मुमकिन है?